हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का रैपिड रिवीजन करेंगे। चैप्टर में वैसे बहुत सारे टर्म्स है, ऑलमोस्ट 40 टर्म्स कुछ है, लेकिन हम लोग डिस्कस वही टर्म्स करेंगे अभी जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टर्म आता है इम्पॉर्टेंट वाला, वो है कैपिटल। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। मतलब वो एक ऐसा अमाउंट होता है जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कैश में हो सकता है, वो असेट्स में हो सकता है, वो गुड्स में हो सकता है। ठीक है। इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, कर्जा की तरह ट्रीट होता है, बिकॉज ओनर अपना पैसा बिजनेस को दिया है। अब ओनर वो पैसा कभी भी निकाल सकता है, कभी भी विड्रॉल कर सकता है। इस वजह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है, और इसको लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट भी करके रख सकते हैं। सेकेंड टर्म पे आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स मतलब जो पैसा हम लोग ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल ले रहा है, द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर और प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल ले रहा है तो उसे बोला जाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, और ड्राइंग्स याद रखना है, ड्राइंग जरूरी नहीं है कि कैश ही निकालेंगे तभी ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर गुड्स भी लेकर जा रहे हैं तो भी हम लोग वही करेंगे, एंट्री पास करते हैं ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कैश लेके गए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब थर्ड इंपॉर्टेंट पे आते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट ओव टू अदर्स। मतलब ये ऐसा पैसा होता है जो हम लोग ओ किए हैं। ओ मतलब पेबल, कभी ना कभी ये पैसा उधार लिए हैं और कभी ना कभी ये पैसा को हम लोग को वापस करना पड़ेगा। लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कैपिटल जो ओनर लगाया है बिजनेस में, और बिजनेस कभी ना कभी वो ओनर को वापस करेगा। और दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब ऐसा पैसा जो हम बाहर वाले से लिए हैं ओनर के अलावा, जैसे बैंक से लोन लिया है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कोई क्रेडिटर से उधार में पैसा लिए हैं, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी को हम लोग तीन तरीके में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रीपेमेंट। मतलब जो पैसा हम लोग लिए हैं उसको जो वापस करेंगे, जो उसको रीपे करेंगे, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और तीसरा होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को एक और नाम से भी जाना जाता है NCL, स्टैंड्स फॉर नॉन करेंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को करेंट लाइबिलिटी से भी जाना जाता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब अगर मैं किसी बैंक वाले से पैसा लिया हूँ, बैंक से लोन लिया हूँ, और मैं उनको वापस कर रहा हूँ 12 महीने के बाद। 12 महीने के बाद मतलब 1 साल के बाद। अब वो कभी भी वापस कर सकता हूँ, 10 साल बाद वापस कर रहा हूँ, 3 साल बाद वापस कर रहा हूँ, 5 साल बाद वापस कर रहा हूँ, बस वो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी सेकेंड है करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? मैं जो पैसा लिया हूँ वो मैं विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर वापस कर दूंगा, 12 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, उसको बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। अगर मैं बैंक से पैसा लिया हूँ और मेरे को 12 महीने के अंदर वापस करना है, 6 महीने में वापस करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और कंटीजेंट लाइबिलिटी, इसका अलग से डिस्कशन था। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है कि पे करना ही करना है, ये डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस अगर मैं जीता तो मेरे को पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं कोर्ट केस हारा तो मेरे को 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। जुर्माना जो भी मतलब मेरा पेनल्टी वगैरह बनता है, 1 लाख रुपए मेरे को पे करना पड़ेगा। क्या ये कन्फर्म है मैं जीतूंगा? नहीं। क्या ये कन्फर्म है मैं हारूंगा? नहीं। तो इस केस में इस जो लाइबिलिटी हम लोग पहले से बना के रखते हैं एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता था? डोंट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। ये मत सोचो कि केस जीत जाओगे, क्या पता अगर हार गए तो अचानक सडन पैसा कहाँ से अरेंज करोगे। तो उसके बेसिस पे हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटी बना के रखते हैं कि इतना पैसा 1 लाख के जैसा अरेंज करके कहीं से रखेंगे। अगर कल को एनी हाउ कोई केस उसमें हार गया, कुछ हो गया ऐसा पॉइंट, तो मेरे पास पे करने के लिए पैसा रहेगा, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो अभी बना भी नहीं है लाइबिलिटी और कंफर्म भी नहीं है कि नहीं बनेगा। ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। तो इसका मीनिंग देखो, लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं बिकॉज अब तक वो लाइबिलिटी बना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ तक का डिस्कस कर लिया। अगला इंपॉर्टेंट है असेट्स। असेट्स याद रखना है, असेट्स बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है जो बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस को आगे चलाने में मदद करता है। असेट 4 तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म असेट्स, करेंट असेट, लिक्विड असेट, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट अभी समझेगा भी नहीं, वो आगे हम लोग चैप्टर्स में समझेंगे।
वो ना तो टैंजेबल होता है, ना तो इंटैंजेबल, ना तो वो करंट होता है, ना तो वो इन करंट, ना तो नॉन करंट, है ना। तो ऐसा पॉइंट है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर में, जब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वो वाले चैप्टर में। लॉन्ग टर्म असेट, करंट असेट, लिक्विड असेट, ये 3 पढ़ो। सबसे पहले आते हैं लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट मतलब ऐसा असेट जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा और बहुत सारे सालों तक बेनिफिट देगा, बहुत सारे सालों तक बेनिफिट देगा। जैसे मान लो मैं बिल्डिंग खरीद लिया हूँ, तो बिल्डिंग ऐसा नहीं कि 1 साल बाद बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे को बहुत सारे आने वाले सालों तक बेनिफिट देगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा। मैं कोई मशीन खरीदा, वो आने वाला 5, 6 साल, 7, 8 साल मेरे को बेनिफिट देगा। तो ये सब होता है लॉन्ग टर्म असेट। इसी को बोला जाता है फिक्स्ड असेट और इसी को बोला जाता है नॉन करेंट असेट, ठीक है। और दूसरा होता है करेंट असेट। करेंट असेट मतलब जो 1 साल के अंदर मेरे को बेनिफिट देगा, जैसे कि कैश हो गया, जैसे कि डेटर हो गया, जैसे कि स्टॉक हो गया, तो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर इन लोग पैसा दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे। और लिक्विड असेट मतलब करेंट असेट के भी अंदर का पार्ट। करेंट असेट क्या था, जो मेरे को 1 साल के अंदर रिसीव हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, वो करेंट असेट। लिक्विड असेट मतलब जो मेरे को 2 से 3 महीने के अंदर पैसा दे दे, इसको बोलेंगे लिक्विड असेट, जो 2 से 3 महीने के अंदर रियलाइज हो जाए। जैसे इसके अंदर कैश, बैंक, डेटर, ये सब आता है। स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं करते बिकॉज प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है डोंट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब ये मत गारंटी लो कि स्टॉक बिक ही जाएगा, नहीं बिका तब क्या करोगे। तो इसी वजह से हम लोग इसको स्टॉक काउंट नहीं करते इसमें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म असेट 2 तरीके का होता है, एक होता है टैंजेबल असेट, एक होता है इंटैंजेबल असेट। टैंजेबल असेट मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वेयर इंटैंजेबल असेट को हम लोग टच नहीं कर सकते, इसका ना ही फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना। इसको ये बस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। टेंजेबल एसेट में क्या क्या एग्जांपल हो गया, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इंटेंजेबल में क्या क्या हो गया, गुडविल हो गया, मार्केट में जो रेपुटेशन है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फॉर्मूला, माइनिंग राइट, रेसिपी, फ्रेंचाइजी। तो ये सब कुछ क्या है, ये टच नहीं कर सकते, इसको बस हम लोग फील कर सकते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लिक्विड एसेट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, फिटिशियस अभी करने का ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर नहीं, वो भी नहीं। ये भी एक बार देख लेना। एक्सपेंडिचर 2 तरीके का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब जो कभी कभार जो खर्चा करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार खर्चा करेंगे। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करना है, तो वो कौन सा खर्चा हुआ, रेवेन्यू। सैलरी हर महीने देना है, कौन सा खर्चा हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन बिल्डिंग 4 फ्लोर बना हुआ है, 5वां फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये हर महीने थोड़ा ना करूँगा, ये तो कभी करूँगा, मतलब 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। तो ये हो गया अपना कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर का ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा आता है। इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग ये क्लास में नोट किए थे विथ लॉजिक कि क्यों हम लोग उसको रेवेन्यू में क्लासीफाई कर रहे हैं और क्यों हम लोग उसको कैपिटल में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो जिन लोग नोट नहीं किए वो एक बार रीड कर लेना इस पॉइंट को कि कब वो कैपिटल है, कब वो रेवेन्यू है, इसका एग्जाम में आ जाता है। अब अगला आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जो हम लोग कमाई, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं पैसा, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब जो बार बार पैसा मिले, कैपिटल रिसीट मतलब जो कभी कभार पैसा मिले। रेवेन्यू रिसीट कब होगा, जैसे मान लो मैं अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, कपड़ा दुकान है मेरा और मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, तो कपड़ा तो हर दिन बेचूंगा, तो हर दिन पैसा मिलेगा, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट कब, मान लो मेरा कपड़ा का दुकान है और कोई पुराना जनरेटर या पुराना कोई वो वाटर का जो मोटर होता है वो सब पड़ा हुआ है पुराना, उसको मैं बेच दिया। क्या ये मेरा धंधा है इसका, ये बेचना? नहीं, मेरा धंधा क्या है, कपड़ा बेचना। लेकिन मैं क्या बेच रहा हूँ, मोटर, कोई पुराना जनरेटर, ये सब बेच रहा हूँ। इसको बेच के मेरे को 10,000 मिला, तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब ये कभी कभार मिलेगा, ये रिकरिंग नहीं है, ये बार बार नहीं होगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट जो होता है ये रिकरिंग होता है, ये बार बार ये पैसा मिलता है। अगला आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, है ना, वेजेस, सैलरी वगैरह दे रहे हैं। एक्सपेंस 2 तरीके का होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ये अपना लाइबिलिटी अब तक पे नहीं किया है। जैसे मान लो जनवरी का बिजली बिल आ चुका है, मैं अभी तक पे नहीं किया हूँ, और अभी आ गया मान लो मार्च चल रहा है, तो मैं अभी तक पे ही नहीं किया हूँ, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि जनवरी का बिजली बिल था, अब तक पे नहीं किया हूँ। और सेकेंड होता है प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले से पे कर दिया। जैसे तुम लोग क्या करते हो, कोचिंग का फीस पहले से एडवांस में पे करते हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, तुम्हारे लिए एसेट है, बाद में पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम पहले से पे कर रहे हो। तो ये पॉइंट आ जाता है। प्रीपेड मतलब क्या है, पहले पे करेंगे एंड देन उसको यूज़ करेंगे। जैसे कोचिंग फीस हो गया तुम्हारा, जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया तुम्हारा, पहले रिचार्ज करते हो फिर पूरे महीने भर यूज़ करते हो। प्रीपेड सिम रहा तो वो अलग पॉइंट है, पोस्टपेड सिम रहा तो अलग पॉइंट है, लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं, प्रीपेड सिम लेते हैं। प्रीपेड सिम में पहले पैसा दो एंड देन 1 महीने तक उसका बेनिफिट लो, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या, बिजली बिल आ रखा है, पे नहीं किया हूँ। वर्कर्स का सैलरी 2 महीने से ड्यू है, अब तक पे नहीं किया हूँ,
तो ये सब अपना लाइबिलिटी है। वाटर बिल 3 महीने से ड्यू, अब तक पे नहीं किया हूँ, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया और बाद में उसका बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे कोचिंग फीस पहले पे किया, उसका बाद में पूरा महीने भर बेनिफिट ले रहे हो। सेकेंड, और क्या एग्जाम्पल, मोबाइल में रिचार्ज किए, पूरे महीने भर बेनिफिट ले रहे हो, तो ये सब होता है प्रीपेड। ठीक है, बाकी बहुत सारा जो छोटा मोटा पॉइंट है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। बिल्स पेबल हो गया। इंस्टॉलमेंट याद रख लो, इंस्टॉलमेंट एक ऐसा पर्सन होता है हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपना डेट या लाइबिलिटी पे करने के पोजीशन में नहीं होता है। ये सिचुएशन कब अराइज होता है, जब बिजनेस में लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है और असेट कम हो जाता है, कर्जा ज़्यादा हो जाता है और अपना प्रॉपर्टी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट का पोजीशन। इसका हम लोग जनरल एंट्री में पूरा देखे थे कि वो इन प्रोसीजर आगे प्रोसीड करने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, लेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी लेगा, फिर जिस दिन पैसा पे कर देगा उसको लेटर ऑफ सॉल्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, वो सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसमें और कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोटा छोटा जो पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं उसको देख लेना, ठीक है। और इसका जो ये क्वेश्चन है, बुक में एक ही क्वेश्चन है और ये मैं क्लास में सॉल्यूशन करवाया था, तो जितने लोग नहीं किए हैं वो एक बार सॉल्यूशन देख लेना। ये मिस्टर मोनू बिगन बिजनेस वाला, और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और कुछ बेसिक्स टर्म्स और बच गए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक होता है गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स एक फिजिकल आइटम है जो बिज़नेस के ट्रेड के पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। गुड्स डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या है। कपड़े का दुकान है तो कपड़े का दुकान में पेन उसके लिए गुड्स नहीं है, कपड़ा उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर का दुकान है तो टेबल उसके लिए गुड्स है, लेकिन टीवी उसके लिए गुड्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, टीवी वॉशिंग मशीन उसके लिए गुड्स है, फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि दुकान क्या का है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स चेंज होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अगर दुकान है तो टीवी, एसी, स्मार्टफोन, ये सब, कूलर वूलर, वो सब क्या हो गया, उनके लिए गुड्स हो गया। स्टेशनरी का दुकान है तो पेन, बुक, मार्कर, हाईलाइटर, नोटबुक, ये सब उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। फिर अगला एक नोट पढ़े थे हम लोग, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक मतलब मरा हुआ स्टॉक नहीं होता है। डेड स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो अभी बिक नहीं रहा है। मार्केट में मान लो उसका डिमांड कम हो गया होगा तो वो बिक नहीं रहा है। जैसे पहले के टाइम में बहुत ही नैरो जीन्स बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडी था, फिर वो धीरे से मार्केट से नैरो जीन्स हट गया, अभी वो बैगी जीन्स आ गया है। तो नैरो जीन्स क्या हो गया मार्केट से, मार्केट में वो डेड स्टॉक हो गया। तो डेड स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो मार्केट में बिक नहीं रहा है, ड्यू टू उसका जो डिमांड है वो बहुत ही कम हो गया मार्केट में। डिमांड कम होने की वजह से कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेड स्टॉक। डेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो दुकान वाला होता है, वो हैवी डिस्काउंट लाता है, 50%, 70%, 80%। महंगा 1000 रुपये का कपड़ा को 200 रुपये में निपटाता है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए, कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिल जाए, तो इसको बोलते हैं डेड स्टॉक, ठीक है। तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बल्क में, बहुत ज़्यादा, तुम लोग इसको यूट्यूब में चेक करना कि हमारे इंडिया का जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें कितना ज़्यादा डेड स्टॉक पड़ता है, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंट डिज़ाइंस में चेंजेस आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट। अभी पोल्का डॉट्स चल रहा है तो फिर ये गया, फिर उसके बाद कुछ फ्लोरल प्रिंट आया वो गया, फिर उसके बाद कुछ और नया प्रिंट आया वो गया, तो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आता है। तो इसी वजह से जो पहले से बना के रख लिए हैं स्टॉक, वो पूरा डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कोई खरीदता नहीं है डिस्काउंट के बाद भी, तो पूरा फेंकना पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट है। इसी के लिए आजकल जो कंपनीज मैंने ये कस्टमाइज वाला चालू कर दिया, मतलब रॉ मटेरियल रेडी रखते हैं, जैसे ऑर्डर आया तुरंत बनाना चालू करेंगे और 1-2 दिन के अंदर डिस्पैच करेंगे, तो इससे उनका डेड स्टॉक बच जाता है। फिर एक होता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब ये पशुपालन करना, भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी, ये सब पालना, तो इसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक, ठीक है। ये सब बस मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक वाला पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लाइफ स्टॉक भी कुछ होता होगा, ये कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, ऐसा नहीं। लाइफ स्टॉक मीन्स जो पशुपालक लोग होते हैं वो। इसके बाद हम लोग एक कॉस्ट पढ़े थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना खर्चा आया है, कितना एक्सपेंडिचर आया है। जैसे मान लो क्लासमेट कंपनी पेन बना रहा है 3 रुपये का और बेच रहा है 5 रुपये में, तो 3 रुपये का उसको कॉस्ट बोलेंगे, 5 रुपये का उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, बीच का 2 रुपये को प्रॉफिट बोलेंगे। नोटबुक बना रहा है 22 रुपये में, बेच रहा है 30 रुपये में, 22 रुपये का उसको कॉस्ट बोलेंगे, 30 रुपये का उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और बीच का जो 8 रुपये है वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो कलर पेन 8 रुपये का बना रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, तो 8 रुपये का उसका कॉस्ट, 10 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस, 2 रुपये का उसका प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला एक टर्म पढ़े थे वाउचर्स। वाउचर क्या होता है? ये वाउचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाउचर आता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर का कतई भी ये मतलब नहीं कि कोई गिफ्ट वाउचर। वाउचर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ICS गया, मैं ICS से बिल लेके आ गया कि मैं ये चीज़ खरीदा, मैं सुपरमार्केट गया वहाँ से बिल लेके आ गया, तो ये सब क्या है? वाउचर्स। वाउचर मतलब एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। कल को अगर मेरे को कुछ सामान नहीं मिला है तो मैं इस बिल के थ्रू वहाँ जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकता हूँ। तो वाउचर आता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप्स, ये सब आगे चैप्टर में डिस्कस करना है। डिस्काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्काउंट
वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बैड डेट एक बार देख लो। बैड डेट मतलब ऐसा पैसा जो हम लोग को मिलने से रहा। कोई पर्सन में से 10,000 लिया था, बोला था 2 महीने बाद दे दूंगा, मैं उसके पास जा रहा हूँ, गायब है, घर में ही नहीं है, फिर पता चल रहा हो पैसा देने से मना कर दिया, तो ये हो गया डेटर बैड। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसा मिलने वाला होता है। और बैड डेट, डेट्स कहाँ से आया है? अपना डेटर वर्ड से आया है, तो बैड डेट्स है ना। तो ये वाला पॉइंट है, जो पैसा अब हम लोग को मिलेगा नहीं, जो डेटर्स मेरे बैड हो गए, ख़राब हो गए, और ये इरिकवरेबल है, रिकवर नहीं होगा। इसमें एक नोट वाला भी आता है। दो कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, एक होता है डाउटफुल डेट और एक होता है बैड डेट। डाउटफुल डेट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जो पर्सन को मैं 10,000 दिया हूँ वो ऐसा मना, खुद से स्पष्ट तौर पे क्लैरिटी के साथ मना नहीं किया है, वो बस बोल रहा है कि शायद दे दूंगा, शायद नहीं दूंगा, ऐसा गेम खेल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेट। और बैड डेट मतलब 110% कन्फर्म हो गया है कि वो मना ही कर दिया है, वो खुद स्पष्ट तौर पे बोलते हैं मैं पैसा नहीं दे सकता, जो करना है कर लो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैड डेट। तो एक होता है डाउटफुल डेट जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि शायद दे पैसा, नहीं भी दे पैसा। वेयर एज बैड डेट में पूरा कंफर्म हो गया, 100% क्लैरिटी हो गया कि पैसा मिलेगा ही नहीं। फिर एक और पढ़े थे डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट। डेप्रीसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल असेट। जब किसी फिक्स टेंजिबल असेट का वैल्यू डाउन हो जाता है, जैसे 2010 में कोई मशीन खरीदा मैं 1 लाख का, और आज के डेट में वो घिस फिस के उसका वैल्यू हो गया 70,000 रुपये, तो जो बीच का 30,000 रुपये कम हो गया उसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के अपने अलग अलग रीज़न होते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस ऑफ टाइम, है ना, पैसेज ऑफ टाइम, तो ये सब के वजह से एक्सीडेंट्स, तो ये सब के वजह से अपना जो असेट्स है वो डाउनफॉल होना चालू हो जाता है। इसके बाद छोटा छोटा और टर्म पढ़े थे, अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल असेट का वैल्यू कम होता है, डिप्लीशन, फिर देन डिप्लीशन पढ़े थे, फिर उसके बाद अमोर्टाइजेशन पढ़े थे, डेप्रीसिएशन पढ़े थे। एप्रीसिएशन मीन्स किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ जाना। एप्रीसिएशन जनरली लैंड में ही होता है। लैंड एक ऐसा असेट है जिसमें कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता, बिकॉज इसका मैं रीज़न बताया था, मार्केट में उसका डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है, इस वजह से उसका प्राइस कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा, चैप्टर में क्लैरिटी आया होगा। हम लोग जब नॉर्मल क्लास में डिस्कस किए थे तो बहुत कुछ टर्म्स पढ़े थे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतने सारे टर्म्स याद करने, जो मैं रिव्यू करवाया हूँ वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, ठीक है, तो एक बार सब रीड कर लेना, जो भी डाउट वगैरह होगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।